नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। हिंदू धर्म में शक्ति को मातृ स्वरूपा कहा गया है। जिससे सृष्टि है वो शक्ति है। शक्ति को लक्ष्मी का रूप भी कहा गया है, जिनसे धन है, संपदा है, वैभव है, स्वास्थ्य है। शक्ति को आदि देवी के रूप में पूजा जाता है। ये शक्ति की महिमा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन मान्यता के अनुसार शक्ति जिनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी शीश झुकाते हैं, वो है शक्ति। 2024 लोकसभा चुनाव अब सिर्फ 30 दिन दूर है। पूरी लड़ाई शक्ति केंद्रित हो गई है। शक्ति क्या है? क्या राहुल गांधी चूक गए हैं एक बार फिर? राहुल गांधी के एक शब्द शक्ति को नरेंद्र मोदी ने कैसे अपनी ताकत बना लिया? कैसे मोदी ने एक झटके में महिला वोटर्स से लेकर हिंदू वोटर्स दोनों को बीजेपी की तरफ खींच लिया, इसे मैं आज राजधर्म में आपको विस्तार में समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको 22 अक्टूबर 2020 का मोदी के भाषण का वो अंश सुनना चाहिए जिसमें वो शक्ति की वंदना कर रहे हैं। फिर मैं आपको राहुल गांधी की भी बात सुनाऊंगी कि मोदी के लिए शक्ति क्या है और राहुल गांधी जब शक्ति की बात करते हैं तो दोनों में अंतर क्या है। आप सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात हर जन में मां दुर्गा ही शक्ति रूप से स्थित है। हमें इसी भावना से पूरी ताकत से काम करना है, जन जन तक पहुंचना है। हमारे शास्त्रों का कथन है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, अर्थात मां दुर्गा ही जन जन में शांति रूप से स्थित है। इसलिए हमें शांति, प्रेम, भाईचारे की भावना से देश की एकता के लिए काम करना है। नवरात्रों का वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता के एक दुर्गा पंडाल को साल 2020 22 अक्टूबर को संबोधित किया था। तब उन्होंने शक्ति की महिमा गाई थी, इसका वंदन किया था। शक्ति पर बहस की शुरुआत राहुल गांधी ने की और राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी रैली की। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन ही किया। लेकिन यही राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने रैली में ईवीएम, ईडी, सीबीआई पर चर्चा से पहले ही शक्ति की बात कर दी। राहुल गांधी ने शक्ति को पॉलिटिकल एंगल देने के बजाय हिंदू धर्म से जोड़ दिया। जी हाँ, हिंदू धर्म। राहुल गांधी ने सीधे सीधे अपनी बात नहीं कही। वो कह सकते थे, वो ईवीएम की शक्ति बोल सकते थे, वो जांच एजेंसियों की शक्ति कह सकते थे, इसका जिक्र कर सकते चाहते थे। वो सीधे तौर पर आरएसएस की शक्ति भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने शक्ति को हिंदू शब्द से जोड़ा। लेकिन जब बात हिंदू धर्म की आती है तो हमारे सामने तो एक ही तस्वीर उभरती है, आसुरी शक्तियों का नाश करने वाली मां दुर्गा की छवि, मां पार्वती की छवि, मां काली की छवि। इन शक्तियों के सामने सनातनी शीश नवाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने शक्ति से लड़ने की बात कह दी। राहुल गांधी ने रैली में क्या कहा, आप सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। भाई, अगर राहुल गांधी कहना भी चाहते थे कि राजा की आत्मा है, तो फिर भी हिंदू धर्म की बात कहने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन उन्होंने तो कहा
2024 के चुनाव प्रचार में धर्म की बात राहुल गांधी लेकर आए हैं। उन्होंने साफ साफ हिंदू धर्म की बात कही है, हिंदू धर्म की बात की, हिंदू धर्म में शक्ति की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल ने कल रात को शक्ति की बात की तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे तुरंत हिंदू धर्म की देवी शक्ति और इस देश की नारी शक्ति दोनों से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना की रैली में राहुल गांधी को किस तरह जवाब दिया, आप खुद सुनिए। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? अब मैं आपको बताती हूं हिंदू धर्म में शक्ति की अवधारणा क्या है। हमारे शास्त्रों में शक्ति के प्रतीक माने जाने वाली मां दुर्गा के लिए क्या कहा गया है। सृष्टि स्थिति विनाशनाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ है मां दुर्गा सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति है। सनातनी देवी गुणों का आधार और सर्वगुणमयी है। मैं आपकी वंदना करती हूं। हमारा देश सदियों से शक्ति के इस रूप की आराधना करता आया है। शक्ति के आगे हिंदू समुदाय के लोग अपना सिर झुकाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। राहुल गांधी शक्ति से लड़ रहे हैं या मोदी से लड़ रहे हैं? राहुल गांधी की लड़ाई आखिर किसके साथ है और इस जंग में जनता राहुल गांधी के साथ है या फिर मोदी के साथ है? अब ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन शक्ति क्या है ये मैं आपको समझाती हूं। जब भी शक्ति की बात आती है तो 2 शक्तियों का जिक्र होता है। एक शक्ति जो नारी का स्वरूप कही जाती है, जो मातृशक्ति कही जाती है, जो जननी कही जाती है, और दूसरी शक्ति है दैवीय शक्ति। हमारा समाज सदियों से इन दोनों शक्तियों की पूजा करता आ रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। जहां मातृशक्ति मजबूत होती है वो समाज समृद्ध और खुशहाल होता है। इसी तरह हमारे शास्त्र दैवीय शक्ति की महिमा से भरे पड़े हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी इस शक्ति की पूजा के बगैर तो होती ही नहीं। आज इसी शक्ति को तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमन किया। मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। राहुल गांधी ने शक्ति पर विवाद की शुरुआत ऐसे समय पर की है जब चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है।
इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है और खास बात यह है कि यहाँ नवरात्र का अनुष्ठान 17 अप्रैल को राम नवमी के साथ संपन्न होगा। तो इसके तुरंत बाद 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस बात को सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे नवरात्र के दौरान व्रत रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश में हो या फिर विदेश में हो, उनका यह सिलसिला टूटता नहीं है और ना ही व्रत का सिलसिला टूटता है। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो इस दौरान भी उसी शिद्दत के साथ कामकाज करते रहते हैं जैसा कि वो सामान्य दिनों में करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें भक्ति से शक्ति मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी ने ऐन मौके पर बड़ी चूक कर दी है। राहुल गांधी ने हिंदू शक्ति से लड़ने की बात की। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्टेटमेंट से राहुल गांधी ने सीधे सीधे आधी आबादी के साथ साथ सनातनी मान्यताओं को मानने वालों को भी नाराज कर दिया। धर्म की मान्यता में आदि शक्ति का अपमान किया, लड़ने की बात की। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो देश की आधी आबादी को खुद से दूर भी कर दिया। शिवाजी पार्क से लेकर तेलंगाना के मैदान तक शक्ति शब्द में राहुल की समझ और राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ क्लियर दिखाई देती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसे आपको समझाते हैं अब इस ग्राफिक्स के जरिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां 43.1 करोड़ महिला मतदाता थी, तो वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 47.1 करोड़ तक पहुंच गया। 5 साल में महिला वोटर्स की संख्या में 4 करोड़ का इजाफा हुआ। सभी सियासी दलों का टारगेट यही 47.1 करोड़ महिला वोटर्स ही थी। आधी आबादी जिसके साथ जाएगी, दिल्ली की कुर्सी पर भी वही कब्जा करेगा। इस लिहाज से लोकसभा चुनाव में महिला फैक्टर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, यह भी समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले 1/3 आबादी को आरक्षण का कानून दिया। जो काम दशकों से नहीं हुआ था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में पूरा कर दिया। बीजेपी को उम्मीद है कि इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। जरा इसको और डिटेल में समझाती हूं। 2019 से क्या क्या कुछ बदला है और क्यों महिला वोटर्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतने एश्योर नजर आते हैं, जरा इसे आप एलईडी के जरिए समझिए। इस बार महिला वोटर्स की संख्या में 9.3% का इजाफा हुआ है। वहीं पुरुष मतदाताओं में 6.9% का इजाफा हुआ है। मतलब ये कि पिछले 5 साल से महिला वोटर्स पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा बढ़े हैं। सभी राजनीतिक दल महिलाओं को अपनी तरफ खींचने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं और ठीक ऐसे ही वक्त में शक्ति की बात करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उस शक्ति की आराधना कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी लड़ाई शक्ति से है। सभी सियासी दल महिला वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो चुनावी रैलियों की बात हो, मैनिफेस्टो की बात हो, महिलाओं के लिए योजनाओं का जिक्र हो। हर कोई महिला वोट के पक्ष में इन्हें अपने पक्ष में करना चाहता है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक खास कारण है, वो अब आपको समझाती हूं। महिलाओं का हमेशा से जो वोट रहा है वो साइलेंट वोट रहा है। आपके घर में भी आपकी दादी होंगी, नानी होंगी, माँ होंगी। महिला अपनी सोच, अपनी समझ के हिसाब से मतदान करती हैं। महिलाएं राजनीतिक बहस से दूर रहकर अपना वोट खुद तय करती हैं। एक और बड़ा फैक्टर है कि महिला जातिवादी राजनीति से भी दूर रहती है। महिलाओं को अपने घर की चिंता पहले होती है और जो सरकार उनके बजट को लेकर, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर और साथ ही साथ उनकी सिक्योरिटी को लेकर उन्हें आश्वस्त करती है, महिलाओं का वोट वहीं जाता है। महिलाएं उस पार्टी का समर्थन करती हैं। तीसरा फैक्टर यह है कि महिलाओं पर लोकल पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता। जब तक कि मामला बहुत गंभीर ना हो, वो लोकल पॉलिटिक्स से भी दूर रहती है। महिला पहले यह तय करती है कि उन्हें वोट कहां करना है, किस पार्टी को करना है। और अमूमन आप देखिएगा कि जो बड़ी पिक्चर होती है, यानी प्रधानमंत्री का जो चेहरा होता है, उसी के आधार पर महिलाएं अपना वोट तय करती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का महिला वोट बैंक बहुत मजबूत रहा है। देश की आधी आबादी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती है। स्टेट वाइज बात करें तो बीजेपी को मिले टोटल वोट में बड़ा हिस्सा महिला वोटर्स का होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में गुजरात की बात करें तो बीजेपी को 62% वोट मिला था। इसमें 64% वोट तो महिलाओं ने ही दिया था। मध्य प्रदेश की बात करें, कुल वोट का 58% हिस्सा बीजेपी को मिला था, जिसमें 53% महिलाओं ने बीजेपी कैंडिडेट के लिए मतदान किया था। राजस्थान में बीजेपी को टोटल 58% वोट मिला था, जिसमें 57% महिलाओं ने बीजेपी उम्मीदवारों पर भरोसा जताया।
कर्नाटक में बीजेपी ने 51% वोट हासिल किए। इसमें 53% महिलाओं ने मोदी की उम्मीदवारी पर मुहर लगाई। बिहार की बात करें तो बीजेपी ने यहां 23% वोट हासिल किया, जिसमें से 25% से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। महाराष्ट्र का डेटा भी आप देखें। महाराष्ट्र में बीजेपी के 27% वोट में 27% महिलाओं का शेयर शामिल है। ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगभग 40% वोट मिला, जिसमें 38% महिलाओं का वोट भी शामिल था। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को 49% वोट मिला, इसमें 38% महिलाओं ने बीजेपी कैंडिडेट को चुना। ओडिशा की बात करें तो वहां भी कमोबेश एक ही सी सूरत नजर आती है, जहां पर बीजेपी महिलाओं के बीच में ज्यादा पॉपुलर नजर आती है। अब ये तो बात हुई स्टेट वाइज किस तरीके से महिलाओं ने बीजेपी पर अपना विश्वास जताया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर अपना विश्वास जताया। मोदी ने एक बार कहा था कि उन पर दैवीय शक्ति की कृपा है। नरेंद्र मोदी पर अब किसी ईश्वर की कृपा है या नहीं है, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष और स्पष्ट नजर आता है वो ये कि प्रधानमंत्री मेहनत करना जानते हैं। राजनीति पर उनकी पकड़, उनकी समझ, उनकी शक्ति, उनकी पॉपुलैरिटी है। उनका तजुर्बा, उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत और पब्लिक से कनेक्ट उनकी शक्ति है। उनके बोलने का अंदाज हो या भविष्य का भारत बनाने की उनकी इच्छा शक्ति हो, इसी में उनकी असली पावर है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात तो राजनीतिक रणनीतिकार भी कहते हैं। प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर हमारे खास शो आपकी अदालत में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के मेहमान थे। इस दौरान जब रजत शर्मा ने पीके से मोदी की ताकत के बारे में पूछा तो इनका क्या जवाब था, वो आपको भी सुनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, अगर मैं इस तरह से बताऊं कि मोदी जी की ताकत क्या है। मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो बहुत बड़े ओरेटर हैं। मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो हिंदुत्ववादी सारी शक्तियां उनकी मदद करी। मोदी जी की ताकत ये है कि जो 45 साल का उनका एक्सपीरियंस मिक्स है। 15 साल तक जब मोदी जी संघ के प्रचारक थे तो उन्होंने शायद फर्स्ट हैंड समाज को बहुत करीब से जाना, समझा, उसके साथ काम किया। फिर 15 साल वो बीजेपी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के तौर पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने, चलाने, इलेक्शन लड़ने को समझा। फिर करीब 15 साल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, पहले चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। अगर आप इस 45 साल के एक्सपीरियंस मिक्स को साथ में कर दें तो देश में बहुत कम लोग होंगे जिसको इस तरह का डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा। यही वजह है कि कई बार पत्रकार कहते हैं कि मोदी जी कैन लिटरली सेकंड गेस की पब्लिक क्या सुनना चाहती है। वो क्या पब्लिक सुनना चाहती है ये सेकंड गेस मोदी जी इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने 45 साल समाज, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपना समय बिताया है। बिना इस प्रयास के आप इस तरह की क्षमता नहीं डेवलप कर सकते।